सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 15 जीके पीवाई की सीरीज़ का, और आज है हम लोग का थर्सडे, यानी कि कल आपको आवर सेशन आएगा, उसके बाद फिर हम लोग संडे को करंट अफेयर्स देखेंगे। और जो मैं चीज़ सोच रहा था, ज़रा मुझे बताइएगा क्या मेरा सोचना सही है फिर नहीं, आप लोग जैसे बताएंगे कि जो अभी करंट अफेयर्स हैं उनको करवाने से अच्छा है कि जो पुराने करंट अफेयर्स हैं, आप लोगों का, आप में से किसी के लोग का कमेंट था, तो वही मैंने सोचा कि जो पुराने करंट अफेयर्स हैं पहले उसको कवर कर लेते हैं, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो चीज़ें लिंक करके चलें। बिकॉज अल्टीमेटली हमें अपने जो आगे एग्ज़ाम है, जैसे कि चाहे वो एमटीएस एग्ज़ाम हो चाहे सीजीएल एग्ज़ाम, ठीक है, मेन टारगेट हमारा सीजीएल एग्ज़ाम, उसके अराउंड जितने भी एग्ज़ाम होंगे तो वो टारगेट है उसका करंट अफेयर्स, ना कि भाई कोई भी हम रैंडम करंट अफेयर करते रहें और कुछ भी ऐसे ही करते रहें जस्ट फॉर द सेक कि हाँ भाई करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं, उसका फ़ायदा दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो अभी सोच रहा हूँ कि भाई जो हमारे पहले पुराने करंट अफेयर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर ऑनवर्ड्स हम लोग स्टार्ट करें, अक्टूबर या नवंबर से, अक्टूबर नवंबर 2022 से और आगे प्रोसीड करें एक वीक में। जैसे मैंने कुछ सेट ऑफ करंट अफेयर्स ले लिया, वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में है कि मैंने कहाँ से लिए हैं और कहाँ से कहाँ तक अभी कवर हुए और कितने और बाकी हैं, वो मेरे पे आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप रिकमेंड करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड एज़ यू नो कि ये जो सेशंस हम लोग के हैं, ये सभी एग्जाम्स एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, साथ ही साथ जो आपका ईपीएफओ का भी एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, जिसके अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपने फॉर्म भर दिया होगा। फीस थोड़ी सी जनरल कैटेगरी के लिए ज़्यादा है, 700, लेकिन हो सके तो भर दीजिएगा, बिकॉज सीजीएल के पैटर्न पे ही पूरा पेपर होगा। और इसका भी जो आप लोगों का जीके होगा, इससे आराम से कवर हो जाएगा, नथिंग, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। बाकी काफ़ी लोग इसके पेपर की डिमांड कर रहे थे, तो मैं देखता हूँ और इसको कोशिश करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाता हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो उतना ज़्यादा खासा कोई ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संतूर? निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा, रविशंकर प्रसाद, हरिप्रसाद चौरसिया या फिर पंडित जसराज? तो अगर हम बात करें इसकी आंसर की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा, जिनकी अभी हाल ही में, इतना हाल ही में भी नहीं लेकिन हाँ 2022 में मई महीने में इनकी डेथ हुई थी, इस वजह से न्यूज़ में थी, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इनका घराना भी आपको पता होना चाहिए, संतूर से तो बिलोंग करते थे। घराना इनका बनारस घराना था, ठीक है। घराना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने चाहे वो सीपीओ एग्ज़ाम देखा होगा, चाहे सीएचएसएल एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल एग्ज़ाम, घराना हो गया, ये बहुत घराना हो गया। और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, ये बहुत पूछता है इस पर क्वेश्चन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बात अगर करें रविशंकर प्रसाद जी की, तो ये बिलोंग करते हैं सितार से, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया सभी जानते हैं फ्लूट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं बांसुरी। और ये किस घराने से बिलोंग करते हैं? सेनिया घराना। तो घराना नोट करते रहिएगा। बाकी तो मैं अभी आपको, जैसे एक क्वेश्चन आएगा अभी उस पर, तो मैं सारे घराने अभी नोट करवाऊंगा। एक घराने पे अभी क्वेश्चन आएंगे तो उस पर मैं सारे घराने नोट कराऊंगा। ऐसे धीरे धीरे आपके नोट्स उसी में बन जाएंगे और फिर वही आपको याद करने होंगे, जैसे कि मैंने आपको एक्सपोनेंट्स याद करने के लिए बोला था, ठीक है। और पंडित जसराज आप जानते हैं, ये वोकलिस्ट थे, यानी गाना गाते थे, और ये मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी क्या थे? बिजनेसमैन थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, सोल्जर थे या फिर डॉक्टर थे? तो भाई सबको पता सोल्जर डॉक्टर तो नहीं थे, है ना। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन थे ये। और दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग क्या क्या फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके रिगार्डिंग, ठीक है। बार बार जो भी मैंने पूरा एनालाइज करके, जो भी यार मैं देखो चीज़ें बताता हूँ ना, वो डिफरेंट एसएससी एग्जाम में जो चीज़ें आई हैं वो इकट्ठा करके बताता हूँ। तो वो काम आपको नहीं करना है, वो काम आपके साइड से मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। चीज़ें मैं आपके लिए ला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस आपको काम है कि नोट करना है। मुझे पता है, मैं आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, किसी को 5 घंटे लगते हैं, लगेंगे वो शुरुआत में लगेंगे, ठीक है। एफर्ट नहीं लगेगा तो फिर कैसे रिजल्ट आएगा। और अगर इतना ही आसान होता तो फिर हर कोई आराम से कर लेता, अगर इतना ईजी होता। अभी लगेगा लेकिन बाद में मज़ा आएगा जब हर क्वेश्चन को देखते हुए उड़ाओगे, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन जो कि वियर्ड आने ही है, एसएससी वो पूछना ही है। लेकिन ये है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इतने में से जो इतना पोर्शन है भाई 80 to 90% जो फिक्स है वो आना ही आना है, तो वो उस पर हमारा कमांड होना चाहिए। ये इररिलेवेंट तो इररिलेवेंट ही रहेगा ना, ठीक है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बाद में थोड़ा टाइम में फील होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोल सकता हूँ आपको, जैसे मैंने 2 वीक का टारगेट दिया था ना, आप 1 महीने बाद देखिएगा, आप कहीं से भी, आप मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हैं, 4 से 5 नंबर पढ़ रहे हैं, आप कहीं से फिर और भी लगाइएगा आप, ठीक है। 1 महीने के बाद आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना देखिएगा, ठीक है।
तो चलिए अभी दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। पहला सेशन किसने प्रेसाइड किया था कमेंट बताइए, जब हम आगे देखेंगे। लेकिन दूसरा वाला जो सेशन है ना वो इन्होंने प्रेसाइड किया था, दूसरा वाला ध्यान रखना। दादा भाई नौरोजी ने टोटल मिला के 3 कांग्रेस के सेशन इन्होंने प्रेसाइड किया था, जिसमें कि एक कांग्रेस का सेशन 1906 में कैलकाटा वाला प्रेसाइड किया था। अब 1906 का कैलकाटा सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। अनाउंस हुआ था जुलाई के महीने में, लेकिन ये हुआ पार्टीशन 16 अक्टूबर 1905 में था। तो 1906 का जो कलकत्ता का सेशन था उसमें इन्होंने प्रिसाइड किया था और इसमें 3 रेजोल्यूशन आए थे जो पता होना चाहिए। एक तो स्वराज के रिगार्डिंग रेजोल्यूशन था, नोट करिए स्वराज, पूर्ण स्वराज नहीं है, पूर्ण स्वराज लाहौर के सेशन में आएगा जिसको नेहरू चचा हमारे प्रिसाइड करेंगे। तो स्वराज, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के रेजोल्यूशन इसमें पास किए गए थे, इसलिए सेशन इंपॉर्टेंट था। इनके रिगार्डिंग जो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक इन्होंने किताब लिखी थी, जिसमें इन्होंने बात करी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की। ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का मतलब है कि हमारी संपत्ति, ड्रेन का मतलब है एक तरह से जो निकल रही है, ड्रेन हो रही है, यानी कि किस तरह से अंग्रेज हमारी संपत्ति को लूट रहे हैं, उसको उजागर किया था इस किताब के थ्रू। एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश एमपी, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश एमपी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश एमपी, यानी पहले भारतीय अंग्रेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और अभी तो हमारे इंडियन क्या है, प्राइम, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो ये बात इनके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। और इस किताब के थ्रू इन्होंने पहली अनऑफिशियल पॉवर्टी लाइन दिया था। पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी सीमा होती है कि भाई इतना अगर कोई कमाता है, इतना अगर कंज्यूम करता है तो वो ये मतलब उसको हम गरीब कहेंगे। तो वो पहली अनऑफिशियल तौर से पॉवर्टी लाइन दी थी। एक पॉवर्टी लाइन पता है आपको, एक पॉवर्टी लाइन देने की कोशिश करी थी हमारी नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी एक, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस कमेटी को बनाया था। इसके चेयरमैन पहले जवाहरलाल नेहरू थे, 1938 में बनाया था, ठीक है, उसने भी देने की कोशिश करी थी। अब पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग कुछ और कमेटियां बनी थी, उनको देख लेते हैं। इनको रटना मत, मैं यहाँ पे लोड नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसे कभी पूछ ले कि भाई ये कमेटी किसके रिगार्डिंग थी तो आपको पता वहाँ पॉवर्टी लाइन के रिगार्डिंग थी। तो दांडेकर एंड रथ कमेटी सबसे पहले बनी थी। अभी इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि भाई कौन सी कमेटी ने न्यूट्रिशनल बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी कि भाई अगर कोई इतना न्यूट्रिशन ले रहा है तो वो गरीब है, नहीं गरीब है। ये अभी तो पहले तो ये याद करो कि कौन सी कमेटी मतलब थी पॉवर्टी के रिगार्डिंग। तो दांडेकर और रथ एक अलग कमेटी थी, एक लकड़ वाला कमेटी थी, ठीक है, लकड़ वाला कमेटी, और एक आपकी थी तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, तेंदुलकर कमेटी, और एक रंगराजन कमेटी, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, रंगराजन कमेटी, अच्छा मुझे ये बताइए कि जो नाबार्ड है वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिजनेसमैन। दादा भाई नौरोजी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे सब, ठीक है, दूसरे ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया लिखा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बताई, पॉवर्टी लाइन दिया, और साथ ही साथ 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज आप ये मानिए जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे ना, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, उनको भी ये गाइड करते थे, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा इन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन बनाया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कब बनाया था, 1866 1866 में बनाया था। और एक और एसोसिएशन था एंड दैट सोसाइटी थी ईस्ट, मतलब वो वाली ईस्ट इंडिया वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद कर लेना, लंदन इंडिया सोसाइटी, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितनी ईस्ट इंडिया वाली, ठीक है, लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में, 1865 में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रासायनिक सूत्र अब देख लो। केमिकल फार्मूला निकालना सिखाए थे ना तुम्हें, ए बी वैलेंसी नीचे लिख लो, क्रॉस कर दो, आ गया उसी पे क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन CGL का है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप से बना के लाभ। यहाँ पे एक भी क्वेश्चन, एक भाई साहब मैं देख रहा तो कमेंट बोल रहे थे ऐसे क्वेश्चन अब SSC भी नहीं पूछता है, ठीक है, और इसी बार के CGL क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन SSC नहीं पूछता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला तो कैसे हम लोगों ने देखा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिख लेते हैं। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकेंड ग्रुप से, ठीक है, तो 2 वैलेंसी। ऑक्सीजन की भी कितनी वैलेंसी होती है, 2, इसको हम करेंगे क्रॉस, तो क्या बन जाएगा, Mg2O2,
लेकिन हम ये 2 तो लिखेंगे नहीं, एकदम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, और MgO फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, MgOH का तो ये आपको बात क्लियर है ना कि मतलब कोई एलिमेंट होता है उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखते हैं और उसको हम क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एल्यूमिनियम क्लोराइड सारी चीज़ें देखी थी। इसको देख के क्या याद आना चाहिए, इसको देख के याद आना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये हमारा, क्या है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं अपनी पेट की एसिडिटी को बुझाने के लिए, और ऐसे चीज़ों को हम बोलते हैं एंटासिड। इसका जो pH मान होता है तकरीबन 10.5 होता है, ये रटना नहीं है, 10.5 pH होता है, बस देख लो कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है नेचर का, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये एंटासिड की तरह बिहेव करता है। आगे बढ़ें, और एंटासिड की तरह बिहेव करता है तो क्यों, क्योंकि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी डेवलप हो जाती है, क्यों, और वो कौन सा एसिड होता है ज़रा बताइए, जो हमारे पेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ हो जाता है। और इससे कुछ याद कर सकते हैं हम लोग मैग्नीशियम से, चलिए अभी इतना ही रखते हैं। डैश इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। डैश कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों के सहयोग से पाया जाता है। गोल्ड, डायमंड, आयरन, लाइमस्टोन। तो कौन सी टाइप ऑफ रॉक्स में ये हमें देखने को कौन जो है इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सुपर इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी क्वेश्चन है। याद करो इस रिएक्शन को, याद करो उस रिएक्शन को जहाँ पे हम स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन करवाते थे CO2 से, एंड दैट गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और ये CaCO3 जो बना क्या है, यही लाइमस्टोन है, यही मार्बल है, यही चौक भी है, यही गंगाधर है, यही शक्तिमान है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन किस तरह की रॉक होती है, 3 तरह की हमारी रॉक होती है ना, जो भी हम चट्टान होती है ना वो पढ़ेंगे, ये किस तरह की रॉक है आपको बताना है। गोल्ड देख के क्या आना चाहिए, इसका सिंबल होता है AU, ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है, और ये डिजॉल्व होता है एक्वा रेजिया नामक एक सोल्यूशन में। सब कुछ देख चुके हैं। एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया 2 एसिड का मिक्सचर होता है, एक तो होता है HCl और एक होता है HNO3। HCl होता है 3 पार्ट्स में और HNO3 होता है 1 पार्ट में। गोल्ड से हमें कोलार गोल्ड फील्ड याद आती है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका में। कर्नाटका हमारा टॉप मोस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर भी है। और याद रखना, जो प्योर गोल्ड हम लेते हैं ना, जो प्योर गोल्ड जो 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो हम लोग गोल्ड यूज़ करते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता, ध्यान रखना, 22 कैरेट का होता है। उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ मिक्स करी जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है बहुत मुलायम होता है, उतना हार्ड नहीं हो पाएगा, तो टफनेस इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे आयरन जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, तो स्टेनलेस स्टील एलॉय है एक तरह का, एलॉय मतलब मिश्र धातु है। तो आयरन है उस होता है, उसमें क्रोमियम होता है, उसमें निकल भी होता है थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा कार्बन भी होता है। कार्बन उसमें हम स्टील की टफनेस या फिर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए उसको ऐड करते हैं। डायमंड देख के हमें क्या क्या चीज़ें याद आती हैं कि ये कार्बन का अपरूप है, यानी एलोट्रोप है। इसमें एक कार्बन एटम, याद रखना, 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। ग्रेफाइट जो होता है उसमें एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, लेकिन इसमें एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, ठीक है। कोवेलेंट इसमें बॉन्डिंग होती है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग के अलावा क्या आना चाहिए कि ये स्पार्कल करता है, ठीक है। स्पार्कल क्यों करता है, स्पार्कल करता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से चमकता है डायमंड। और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। भले ये नॉन मेटल है, लेकिन फिर नॉन मेटल यूजुअली उतने हार्ड नहीं होते, लेकिन इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। और जैसे कि अगर बात करें ग्रेफाइट की, अभी मैं बात कर रहा था, तो ग्रेफाइट की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्टर है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने, हाइब्रिड प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर इसका होता है, हम लोगों ने पहले देखा है, ठीक है। गुड कंडक्टर होता है, और ये लुब्रिकेंट के तौर पे यूज़ होता है, बिकॉज ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, चिकना होता है। और आयरन से हमें क्या याद आना चाहिए, और डायमंड के लिए हमारी कहाँ की माइंस फेमस हैं, पन्ना मध्य प्रदेश की हमारी माइंस फेमस है। और आयरन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आयरन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, आयरन के बारे में हमने पढ़ा था कि आयरन की जो है, आयरन ओर जो है हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, आयरन ओर जो माइंस हैं, तो हमने पढ़ा था एक तो बैलाडीला माइंस हमने पढ़ा था, बैलाडीला, ये सारी चीज़ें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, बस छत्तीसगढ़ में पढ़ा था, ठीक है। मयूरभंज पढ़ा था हमने, मयूरभंज कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है, ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में, मयूरभंज पड़ता है। और साथ ही साथ हाँ, मयूरभंज पड़ता कहाँ पे है, ये एक वैली होती है, उसका नाम जरा याद रख लेना, बाराबिल कोयरा वैली है, बाराबिल कोयरा वैली, ठीक है, वहाँ पड़ता है मयूरभंज। और ये उड़ीसा जो है आपका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है किसका, बॉक्साइट। बॉक्साइट किस मेटल की ओर है, जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। और आयरन की ओर्स की अगर बात करें तो आयरन की ओर होते हैं जैसे मैग्नेटाइट हो गई,
ठीक है। हेमेटाइट हो गई, हेमेटाइट, लीमोनाइट, सीडेराइट, ये क्या है? ये आयरन की ओर हैं। सीडेराइट ये आयरन की ओर कहलाती हैं। जैसे बॉक्साइट किसकी ओर है, जो मैंने आपसे पूछा है। तो मैग्नेटाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का आपका आयरन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए, झारखंड की तो मैं आपको बता ही नहीं, झारखंड भी आयरन माइंस के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे आपको पता होना चाहिए जो नोआ मुंडी है, ठीक है, नोआ मुंडी कहाँ पड़ता है? जो सिंघभम डिस्ट्रिक्ट है ना झारखंड का, सिंघभम, वहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंघभम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और आपकी बाबा बूदन हिल्स भी है, कर्नाटका में ही है, ठीक है, याद रखना, बाबा बूदन हिल्स। ये सब तो देख ही रखा था, बैलाडीला, मयूरभंज, लेकिन बाबा बूदन हिल्स भी नोट कर लो, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, उसको नोट मत करना, अगर बाई चांस कभी आ जाता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता आएगा क्योंकि मैंने कभी एसएससी में देखा नहीं। गोल्ड की अगर आपसे वो पूछ ले और, तो गोल्ड की ओर होते हैं कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, ठीक है, बस। और मैग्नेटाइट अच्छा मतलब ग्रेड का होता है, तकरीबन 70% इसमें आयरन देखने को मिल जाता है हमें, ठीक है। और कुछ अब मेरे दिमाग में आ रहा है तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, या फिर बता देता हूँ आपको। बताइए, अगर जो एलॉय होता है ना, मिश्र धातु, जिसमें कई सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिला के बनाई जाती हैं चीज़ें, तो हम अगर उसमें एक कंपोनेंट मरकरी यानी पारा है, तो उस एलॉय को क्या बोलते हैं? अगर उसमें एक कंपोनेंट मरकरी है तो याद रखिएगा उसको अमलगम बोलते हैं, ठीक है, अमलगम, ठीक है। वैसे ही रैंडम याद आया तो मैंने बता दिया। वैसे और एलॉय इतना कोई लिंक नहीं है। और होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत सारी मिली हुई हैं, और एलॉय का मतलब होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स से जो चीज़ें मिलकर बनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली डायनेस्टीज? दिल्ली राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो राजपूत, खिलजी, तुगलक, तुगलक, खिलजी, सैयद, अर्ली टर्किश, राजपूत, खिलजी, और खिलजी, लोधी और सैयद। तो दिल्ली डायनेस्टीज़ की बात कर रहा है। तो दिल्ली डायनेस्टीज़ में आपको पता है सबसे पहले तो राजपूत रूल कर रहे थे, जिसमें कि आपके दिल्ली की बात हो रही है, हाँ। तो आपको अगर याद हो, है ना, तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो कि एक राजपूत रूलर थे, उनको कौन हराता है? मोहम्मद गौरी हराता है सेकेंड बैटल ऑफ तराई में, तराई के दूसरे युद्ध में हराता है, ठीक है। कौन? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी। कब होता है ये? 1192 में, 1192 में। और वहाँ से अब एक तरह से जो मोहम्मद गौरी का जो कमांडर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत का जो है शुरुआत करता है। कब? 1206 एडी में, ठीक है। और सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है दिल्ली सल्तनत में, है ना, स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं या फिर गुलाम वंश। इसके बाद आते हैं हमारे खिलजी, ठीक है, ये आते हैं 1206 में, ठीक है। खिलजी की बात करें तकरीबन 1290 के टाइम पे आते हैं, ठीक है। और तुगलक्स की बात करें, ठीक है, तुगलक्स की अगर बात करें तो ये 1320 में आते हैं। और अगर हम बात करें सैयद्स की, इसके बाद सैयद आते हैं आपके, सैयद आते हैं 1414 एडी में। और उसके बाद आखिरी में लोधी। लोधी कब? तकरीबन 1451। और ये कब ख़त्म कब हो जाते हैं? ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है 1526 में विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी को, ठीक है, बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा देता है और मुग़ल वंश की जो है स्थापना करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले राजपूत डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी, उसके बाद खिलजी ने जो है ख़त्म कर दिया। जैसे खिलजी ने जो परमार डायनेस्टी थी जो मालवा रीजन में रूल कर रही थी, उसको ख़त्म किया, ठीक है। और फर्दर जो है ये इनका एंड हुआ, और फिर ये खिलजी तुगलक। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, राजपूत डायनेस्टीज़, खिलजी और तुगलक, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ वी डिडक्ट, अच्छा, एक ऐसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन याद आ रहा था, अभी मैं देख रहा था, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी कितने तरह के टैक्स लगाता था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी याद रखना, ये 3 तरह के टैक्स लगाता था, सिर्फ यही पूछा था कितने तरह के इसके टैक्स थे, तो 3 तरह के, ठीक है। इफ़ वी डिडक्ट डिप्रिशिएशन फ्रॉम GNP, द मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट वी ऑब्टेन इज कॉल्ड। यदि हम GNP से मूल्यह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाले कुल आय का माप डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये? तो ऑप्शन है आपके पर्सनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अभी हम जो है इन टर्म्स को ध्यान से देखेंगे, बिकॉज जो ये नेशनल इनकम के अंडर टॉपिक आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैंने एनालाइज़ किया है तो नेशनल इनकम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने आपके इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि नेशनल इनकम को हम निकालते कैसे हैं, राष्ट्रीय आय को हम निकालते कैसे। तो GDP, NDP, GNP, NNP, इसके बारे में अब कभी आप नहीं भूलेंगे कि ये होते क्या हैं, ठीक है।
तो इन मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी मैंने आपको कल बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है? कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस नेट एक्सपोर्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है वो मैंने आपको कल ये बताया था कि टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। उसमें एक लाइन एक थोड़ी सी और ऐड कर लो चीज़, इन एन इकोनॉमी विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जैसे कि भारत की टेरिटरी, ये इसकी बाउंड्री है, इसके अंदर जितना प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का वो जोड़ा जाएगा जीडीपी में, चाहे वो भारत का आदमी करे चाहे विदेश का आदमी करे, यानी चाहे वो भारत की कंपनी करे चाहे वो विदेश की कंपनी करे, लेकिन अगर भारत के अंदर हो रहा है तो वो जीडीपी के अंदर आएगा। तो उसमें चार चीज़ें आती हैं। कंज्यूमर ने कितना स्पेंड किया कोई चीज़ खरीदते वक्त, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ, और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो जो भी है वो, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसमें से अगर हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे, किसको? डेप्रीसिएशन को, किसी चीज़ का जो मूल्यवान होता है, यानी कि जिसका मूल्य गिरता है उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। किसी चीज़ की जब वैल्यू घटती है, तुम आज मान लेते हो कोई कार लाते हो घर में, वो 20 लाख की कार है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू शोरूम से निकालते ही घट जाएगी ना, डेप्रिशिएट हो गया तुरंत। या फिर कोई चीज़ आपके पास जो बाइक होगी, आप मान लेते हैं 60,000 की बाइक लाए थे, आज उसकी कीमत 60,000 थोड़ी ना होगी, 30,000 होगी, चाहे भले उसमें आपको लग रहा हो नहीं सारी चीज़ें तो सेम है, वो डेप्रिशिएट करी। तो डेप्रिसिएशन यूजुअली किस में होता है? कैपिटल गुड्स में होता है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं यूजुअली जिनसे फर्दर जो है पैसा बनाया जाता है, सिंपल। जैसे कि कोई मशीनरी लाती है, कोई बिजनेस मशीनरी लाती है, तो उसमें क्या होता है? उसका डेप्रिसिएशन होता है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को हटा दें तो हमें एनडीपी मिलता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर कहीं पे भी नेट लिखा दिख जाए इन पे, समझ जाना डेप्रिसिएशन घटा दिया गया उससे, ठीक है, तब वो मिला है हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ गया? जीडीपी एनडीपी। अब इन दोनों पे आ जाओ। इन दोनों से ऐसे समझ लो कोई लिंकेज नहीं, ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझ पा रहे हैं क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कितने नेशनल्स, उस कंट्री के कितने लोग कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट विल बी काउंटेड ऑन आपका ये नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक है। क्यों? और एक चीज़, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारा भारत है, यहाँ पे जो फॉरेनर्स है ना, जो फॉरेन कंपनी, जैसे मान लेते हैं जो फ्लिपकार्ट, आपको पता है वॉलमार्ट ने एक्वायर कर रखा है, तो फॉरेन कंपनी। या फिर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे कोई फॉरेन प्लेयर आईपीएल में खेल रहा, मान लेते हैं मार्कस टॉइनिस हैं, ठीक है। अब इनको जो पैसा मिलेगा यहाँ पे आईपीएल से जो वो, तो क्या उसको हम जीडीपी में जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे, अगर मान लो यहाँ पे अर्न करते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर कोई भी। लेकिन अगर हम बात करें जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो नहीं जोड़ेंगे, उसको घटा देंगे। और प्लस अगर हमारे जो कंपनीज, और मान लेते हैं अडानी जी काम कर रहे हैं, अडानी जी की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही है, फिर कहीं और पे, तो वो जितना अर्न कर रही, तो वो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ेंगे, लेकिन जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे देश के जो नेशनल्स हैं वो अर्न कर रहे हैं, उसको जीएनपी में जोड़ेंगे। और अगेन इससे अगर हम डिप्रिसिएशन घटा दें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, खत्म हो गया, आसान एकदम। अब बता दो इसका क्या है? इफ़ यू डिडक्ट डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन घटा दिया तो ग्रॉस वाले वर्ड तो होंगे ही, नेट वाला होगा, खत्म है कि नहीं? देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो आपका क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलो, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट टेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी की पपड़ी बनाने वाला खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक द्रव्यमान क्या कहलाता है? रॉक, फॉसिल, स्टोन, गार्बेज। क्लास 9th की एनसीईआरटी से डायरेक्टली लाइन उठाई गई है, ठीक है। दिखाऊं मैं आपको, देखो, the earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called rock. Option number first. अब रॉक जो होती है हमारी 3 तरह की होती है। एक तो होती है इग्नियस रॉक, एक होती है सेडिमेंट्री, और एक होती है मेटामॉर्फिक। तीनों लिख लेते हैं, ठीक है। इग्नियस होती है, एक होती है मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक, और तीसरी होती है सेडिमेंटरी। ये 3 तरह की रॉक होती हैं। अब ये रॉक बनती कैसे वो समझो। लावा जो होता है, ये जो ज्वालामुखी होती है, वो वोल्केनो, इससे क्या निकलता है? लावा निकलता है। अच्छा, मैग्मा लावा में कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज़ होती हैं। जब तक वो अंदर है तब तक वो मैग्मा है, जब बाहर निकलता है तो लावा हो जाता है। तो जब ये निकलेगा तो जम जाएगा, जब जम जाएगा तो वो इग्नियस रॉक बन जाएगा। और इसीलिए इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
प्राइमरी, क्योंकि जो सबसे पहले रॉक बनती है लावा के निकलने से वो प्राइमरी ही कहलाती है। अब ये टूटेगी, फूटेगी, उड़ उड़ के कहीं और पहुँचेगी, ठीक है, और उड़ के जब वो पहुँचेगी तो बन जाएगी सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? एक तरह से अवशिष्ट इसको बोलते हैं, सेडिमेंट से बनती है, यानी अवशिष्टों से बनती है। काफ़ी सारे अवशिष्ट इधर उधर से इकट्ठा होंगे और उसका होगा लिथीफैक्शन। एक टर्म होता है, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में नहीं, 11th की एनसीईआरटी में है, लिथीफैक्शन। इसको देख लेना, चाहो तो नोट कर लेना, नहीं तो चाहो तो अवॉइड कर देना। लिथीफैक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, ठीक है। इग्नियस के एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, गब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ठीक है। सेडिमेंट्री के अगर एग्जाम्पल दूँ, कोयला, कोल, लाइमस्टोन, अभी देख रहे थे लाइमस्टोन देख रहे थे, और लाइमस्टोन से, और डोलोमाइट, डोलोमाइट अभी होती है। डोलोमाइट से मुझे कुछ और भी चीज़ याद आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। आपका सैंडस्टोन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आपका जो क्ले होता है वो भी आपका सेडिमेंट्री होता है। अब जब इस पे इग्नियस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, या फिर सेडिमेंट्री पे बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है, तो ये मेटामॉर्फिक में तब्दील हो जाती है, ठीक है, चेंज हो जाती है। मेटामॉर्फिक जो वर्ड है मेटामॉर्फोसिस है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, ठीक है। तो इसमें आपका आता है जैसे मार्बल हो गया, मार्बल हो गया आपका, और इसमें आपका मार्बल के अलावा ग्नीस करके एक रॉक होती है, ठीक है, और आपकी मार्बल, ग्नीस और क्वार्टजाइट होती है एक, ठीक है। तो इतना याद रखना है मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक कैसे बनता है? जब प्रेशर और हीट पड़ता है तब मिलता है मेटामॉर्फिक। अब ये एक रॉक साइकिल डेवलप होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा आई थिंक, वो अगले पेज में होगा आई थिंक, ठीक है। तो रॉक साइकिल क्या होता है? जब इग्नियस मेटामॉर्फिक में चेंज होती है, सेडिमेंट्री देखो इग्नियस सेडिमेंट्री में चेंज हुई, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में हो रही है, मेटामॉर्फिक फिर से इग्नियस में हो जाएगी। कैसे? अब भाई इग्नियस और सेडिमेंट्री में अगर प्रेशर पड़ रहा था तो मेटामॉर्फिक बन रही थी, और अगर प्रेशर पड़ता ही रहेगा, पड़ता ही रहेगा, पड़ता रहेगा, पिघल जाएगी, और पिघल के क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा, और फिर से वही निकल के इग्नियस बन जाएगा। तो इग्नियस इसीलिए प्राइमरी कहलाती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है किस रॉक में हमें फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, जीवाश्म देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, फॉसिल्स या फिर जीवाश्म इसमें देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन पूछता है कौन सी रॉक में लेयर्स क्या होती हैं? तो लेयर्स इसमें होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं। ऐसे याद रखो भाई, परतें होती हैं, तो परतों के बीच में जो फॉसिल्स होते हैं वो घुस जाते हैं, जीवाश्म होते हैं वो घुस जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, देखो, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक, ये क्या होती हैं? अब देखो, ये मैग्मा है, अंदर भरा पड़ा है, बाहर निकलता है तो तुम्हें दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर भी तो क्रैक होंगे। ऐसा तो है नहीं किसी ने पाइप डाल रखा है, पाइप से निकलता है बस बाहर आ जाता है। अरे भाई क्रैक्स होंगे ना ऐसे। तो अगर उन क्रैक में वो जाके जम जाता है जब वो लावा, तो वहाँ अंदर भी रॉक बना देता है, तो उनको इंट्रूसिव बोलते हैं। और जब बाहर आ जाता है तो एक्सट्रूसिव बनती हैं। ये 3 तरह की, खत्म। अब इंट्रूसिव के एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पे। इंट्रूसिव के जैसे एग्जाम्पल होते हैं, सिल होता है एक, ठीक है, सिल, डाइक, ठीक है, बैथोलिथ, ये सब क्लास 11th की एनसीईआरटी में। बैथोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, फैकोलिथ, ठीक है, और सेल, डाइक, बैथोलिथ, लैपोलिथ, ठीक है, यानी जो भी लिथ दिख जाए, लिथ का मतलब होता है रॉक, लिथ का मतलब होता है रॉक, तो बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ कुछ भी दिख जाए तो वो अंदर बना होगा। सिल, डाइक का थोड़ा सा यार एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी नोट करना मत करो, लेकिन समझ लो थोड़ा सा। जो अंदर रॉक हॉरिजॉन्टल ऐसे बनती है उसको सिल बोलते हैं, जो वर्टिकल बनती है डाइक, बस इतना याद रखना है। बैथोलिथ सेंट्रल डोम स्ट्रक्चर होता है, जैसे नीचे एकदम ऐसा भारी सा डोम टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा रॉक को, उसको बैथोलिथ बोलते हैं। बस इतना देख लो, खत्म, ठीक, क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर, आगे बढ़ते हैं अभी। एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड, एक विद्युत धारा को डैश नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। किस इकाई से इलेक्ट्रिक करंट को व्यक्त करते हैं? आंसर क्या होगा? एम्पियर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जूल से हम एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, वर्क डन को एक्सप्रेस करते हैं। वॉट से हम पावर को एक्सप्रेस करते हैं, और हमने देखा था कि जो पावर की एक और यूनिट होती है, एक हॉर्स पावर में कितने आपको वॉट होते हैं ये बताना है, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, और मीटर किसकी यूनिट होती है? ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। और जो करंट होता है उसको हम मेजर किससे करते हैं? 2 इंस्ट्रूमेंट के नाम बताइए। तो वो मैंने आपको बताई थी, 1 किलो वॉट आवर, ये जो है हम लोग की
जो हाउस होल्ड में हम एनर्जी यूज़ करते हैं उसको हम किलो वाट आवर में नापते हैं, और इसमें 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर है, जूल सेकंड होते हैं। ठीक है, और अगर बात करें एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं तो 746 वाट होते हैं, या फिर 0.746 किलो वाट होते हैं। करंट को हम मेजर करते हैं, एक तो गैल्वेनोमीटर से भी मेज़र करते हैं और एमीटर से भी मेजर करते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, गैल्वेनोमीटर हमें करंट की डायरेक्शन भी बता देता है साथ साथ, और जो एमीटर है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, और वही बड़े लेवल का बताता है। अच्छा, इसी वजह से ही जब एक बार हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नामक एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड नामक एक साइंटिस्ट थे, ये काम कर रहे थे अपनी लैबोरेटरी में, तो जब भी ये करंट पास करवाते थे, ठीक है, तो जब भी ये करंट पास करवाते थे तो एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, उसमें डिफ्लेक्शन होता था। ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन होता था। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, याद रखना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वो। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो किसने डिस्कवर किया, कमेंट में आप बताएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने डिस्कवर किया था। और जो हिंट है ना, हिंट आपके इन्हीं 4 ऑप्शंस में लिखी हुई है। हिंट जो है इन्हीं 4 ऑप्शंस में लिखी हुई है, हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ थिक इज़ द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर कितना मोटा होता है। लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। तो ये तो आई थिंक मैंने आपको बता दिया होगा लिथोस्फेयर होता क्या है, तो एक बार और देख लो लिथोस्फेयर होता क्या है। तो सबसे जो हमारी ऊपरी परत होती है इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशनिक क्रस्ट। जैसे ये वाली जो क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंटल होगी, ये वाली जो क्रस्ट होगी ये ओशनिक कहलाएगी। ठीक है, और ये भी बता चुका हूँ कि कॉन्टिनेंटल वाली ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, तकरीबन 30 किलोमीटर तक ये होती है, 25 से 30, और ये ओशनिक वाली तकरीबन सिर्फ 5 किलोमीटर होती है और उतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है। लेकिन अगर भारीपन की बात करें, डेंसिटी की, तो इसकी ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसकी हाई डेंसिटी होती है। ये देखा था ओशनिक क्रस्ट की। ठीक, अब इस पूरी की पूरी क्रस्ट को ले लो तुम, और ये जो यहाँ तक क्या है, मेंटल है, कहाँ से, यहाँ, ये इसके ऊपर क्या है, एक सेकंड रुको, हरी लाइन के ऊपर क्या है, क्रस्ट है, और ये वाली जो लाल है ये मैंने ड्रॉ करी, इसके ऊपर मेंटल है। ठीक है, यानी हरी और लाल के बीच में मेंटल है। ठीक है, अब मेंटल का जो है 2 पार्ट होता है, मेंटल का 2 पार्ट होता है। लेकिन रुकिए, ये जो है ना, एक सेकेंड, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी ब्लू कलर से, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ना, ये इसके ऊपर तक है क्रस्ट आपका। ठीक है, तो क्रस्ट की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, जहाँ पहाड़ होते हैं। तो जहाँ पे हमारा हिमालय है वहाँ पे हमारी क्रस्ट सबसे ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, तो ये पूरी क्रस्ट, और इसके नीचे मेंटल है। तो ये जो है ना, ये जो सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल है, अगर पूरी क्रस्ट इंक्लूड कर लें और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसके नीचे हमें एस्थेनोस्फीयर लेयर देखने को मिलती है, जो मेंटल का पार्ट है, और इसके रिगार्डिंग बता चुका हूँ। इसी में भरा होता है सेमी मोल्टेन लावा या फिर मैग्मा, इसी में भरा होता है, यहीं से निकलता है क्रैक्स के थ्रू। क्लियर है, बाकी इसकी 0 से 100 किलोमीटर तक थिकनेस होती है। और अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर उसमें और एक्सटेंड हो जाएगा, और तकरीबन ये जाएगा 200 किलोमीटर तक तकरीबन, याद कर लो, बिकॉज इसमें आपने अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल इंक्लूड कर लिया। और अगर हम बात करें किसकी, बात अगर हम करें मेंटल की, तो ये तकरीबन 2900 किलोमीटर तक जाता है, और ये जो है हमारा 6300। ठीक है, ये मतलब कोर की तकरीबन थिकनेस होती है 3500 किलोमीटर तकरीबन, और जाती कहाँ तक है, अर्थ के एकदम सेंटर तक जाएगा ना कोर्स, 6300, आपको पता है 78 हमारा क्या है, रेडियस है, तो ये वहाँ तक जाएगा अर्थ का, बट इसकी थिकनेस 3500 किलोमीटर होती है तकरीबन। ठीक, और एक चीज़, इनमें से मैंने आपको बताया था वॉल्यूम सबसे ज़्यादा किसका होता है, मेंटल का होता है, 80। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में एक डब्बा बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है। क्रस्ट होता है 1% बाई वॉल्यूम, मेंटल होता है 85%, और कोर बाकी का 15%। और यार सब कुछ रिवाइज करो जल्दी से कि क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट होता है सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है। मेंटल होता है सीमा, सिलिका और मैग्नीशिया से बनता है।
फेनी होता है आपका कोर, आयरन और निकल से बनता है, जिसमें आउटर वाला पार्ट, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि जो जितना अंदर होगा, जितना नीचे होगा, उस पर उतना प्रेशर पड़ रहा होगा, तो वो सॉलिड में तब्दील हो गया। और मैंने डिसकॉन्टिन्यूटीज़ भी आपको बताई थी, याद करो। मोहोज, ठीक है, कोनराड, मोहोज, लेहमैन्स, गुटेनबर्ग, और आपका सॉरी लेहमैन लास्ट में था, पहले मोहोज था, रेपेट्टी था, फिर गुटेनबर्ग था, फिर आपका गुटेनबर्ग के बाद लेमैन था। तो ये ऑर्डर मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे? 10 से लेके 200 किलोमीटर तक थिक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? D2D, B2C, C2C या फिर B2B, कौन सा नहीं है? ठीक है, नॉट। तो भाई आई थिंक B2B, शार्क टैंक वगैरह जब से शो आया तो सबने B2B तो सुनी लिया होगा। B2B का मतलब होता है वो बिज़नेस जो बिज़नेस के साथ डील करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि कोई, बहुत आसान है यार, जैसे कि कोई जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लेते हैं कोई कपड़ा बनाती है, तो कपड़ा बनाने के लिए कोई मशीन खरीदती है, तो मशीन जिससे खरीदेगी वो बिज़नेस से कैसे खरीदेगी? जो बिज़नेस कर रहा होगा, और वो और ख़ुद भी तो बिज़नेस ही कर रहा है ना। तो ये बिज़नेस और बिज़नेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको B2B बोलते हैं, ठीक है। और आपका B2C क्या होता है? बिज़नेस टू कंज्यूमर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आप मोबाइल शॉप से मोबाइल लेके आए, तो मोबाइल शॉप वाला क्या कर रहा है? बिज़नेस कर रहा है, आप थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो कंज्यूमर है। इस केस में वो कंज्यूमर थोड़ी ना था। इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल जो मोबाइल वाला है वो कहीं और से मोबाइल उठा रहा होगा, वो कहीं और से मोबाइल उठा रहा होगा, जो मान लेते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उससे मोबाइल उठा रहा होगा, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उससे उठा रहा होगा। तो ये वो तब वो बिज़नेस वो B2B था, तब वो B2B ट्रांजैक्शन हुआ था वहाँ पे, क्योंकि बिज़नेस और बिज़नेस के बीच में हुआ था। लेकिन जब दुकान से तुम ले लेते हो तो B2C कहलाता है। C2C क्या होता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर आपस में कैसे बिजनेस कर सकते हैं? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पता है क्या है? वो कौन सा ऐप है? OLX, ठीक है, वो है ना कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप कंज्यूमर थे ना, आपका पुराना फ़ोन हो गया, आपने उस पर लिस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर आपने किसी और को दे दिया, तो आप कंज्यूमर ही थे, बिज़नेस तो कर नहीं रहे, आप फ़ोन का धंधा तो कर नहीं रहे, वो तो पुराना हो गया, इसलिए आपने कंज्यूमर को बेच दिया। तो ये हो कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये कोई ऐसा ई कॉमर्स नहीं होता, D2D, ठीक है। अगले पे आते हैं। An exponent of Hindustani classical music, Gangubai Hangal was an eminent singer to have hailed from the dash घराना of the हिंदुस्तानी ख्याल फैमिली। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रतिपादक गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी ख्याल परिवार के डैश घराने से प्रसिद्ध गायिका, आगरा, कैराना, ग्वालियर या फिर पटियाला। तो कौन से घराना से हैं? ये आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा। तो याद रखिएगा, ये मशहूर कैराना घराना से बिलोंग करती हैं गंगूबाई हंगल। अब यहाँ पे मैं कैराना घराने के कुछ और नाम लिख रहा हूँ, इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी अभी ज़्यादा घराने नहीं, घराना बताऊँगा और एक और बता दूंगा, ठीक है, वो नोट करिएगा। बाकी वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा छोड़िएगा ताकि जब मैं आगे और बताऊँ आपको तो वो चीज़ आप नोट कर रखो। तो एक तो नोट कर लो गंगूबाई हंगल, ठीक है। उसके बाद याद करना इस घराने के जो मेन सेटअप किया था जिन्होंने, और हम ये पहले भी देख चुके हैं अगर आपको याद हो, अब्दुल खरीम या फिर करीम, ठीक है, खरीम या फिर करीम खान, और इनके भाई वहीद खान, अब्दुल वहीद खान, मैंने आपको बताया पहले, याद हो अगर आपको, ठीक है। सवाई गंधर्व नाम नोट करिएगा। प्रभा आत्रे सुन के किसी को कुछ याद आ रहा है? अगर आपने, मैंने PDF दी थी तो उसमें प्रभा आत्रे मेंशन थी, जरा बताइए कमेंट, प्रभा आत्रे क्यों अभी न्यूज़ में थी, ठीक है। हीराबाई बरोडकर, ठीक है, या फिर बरोडकर, जो भी प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, बरोडकर। और एक और नाम नोट कर लो, बासवराज राजगुरु, ठीक है, बासवराज राजगुरु। और प्रभा आत्रे अभी न्यूज़ में थी बिकॉज 90 साल की तो हो ही गई हैं, लेकिन इनको मिला है अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड, ठीक है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड। इसलिए पूछ सकता है ये किस घराने से बिलोंग करती हैं, तो कैराना घराने से बिलोंग करती हैं जो यूपी में है। एक घराना और बता देता हूँ जिस पे अभी एक मैं क्वेश्चन देख रहा था कल ही, पटियाला घराना। इससे आपके बड़े गुलाम अली, मुनव्वर अली, ठीक है, मुनव्वर अली, पूरा नाम है मुनव्वर अली खान, रज़ा अली खान, ठीक है। तो अली इनके नाम में लगा हुआ है, ये आपके लिए हिंट है कि भाई अली दिख जाए तो पटियाला, अली। वैसे हैं तो बड़े गुलाम अली खान, मुनव्वर अली खान, रज़ा अली खान पूरा नाम है, बट अली है। जैसे अभी हम देख रहे थे यहाँ अब्दुल करीम खान, अब्दुल वहीद खान, अली थोड़ी होता है इनके नाम पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटर हो जाता है। और एक है नैना देवी, निर्मला देवी,
ये भी आपकी पटियाला घराना से बिलोंग करती है, निर्मला देवी। तो अगर देवी लगा है या आपका निर्मला देवी, या फिर अगर आपका अली लगा है तो आपका पटियाला घराना, ठीक है। चलो, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सूरत, कलकत्ता, मद्रास या फिर बॉम्बे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग सब कुछ देख लेते हैं जल्दी से इस पन्ने पे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको नोट्स भी ना ऐसे ही बनाने हैं कि भाई बस आपको शॉर्ट में नोट करना है कि ये बना कब? 1885 में। फाउंडर कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो कि एक क्या था? ऑर्निथोलॉजिस्ट था, याद रखना। ये ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है कमेंट में बताइए, ठीक है। और ब्रिटिश सिविल सर्वेंट भी था। तो एओ ह्यूम के रिगार्डिंग तुम्हें ये पता होना चाहिए। इसको हम हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं। इसका जो पहला सेशन है ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था। पहले सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? पहले सेशन को प्रिसाइड किया था वोमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरा किसने किया था? अभी देख क्या है किसने? दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। पहले इसके मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पहला ब्रिटिश इसका प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल था, जॉर्ज यूल। पहली महिला प्रेसिडेंट इसकी कौन थी? एनी बेसन थी। अभी ऐसे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ आप नोट करो, क्योंकि जब एनी बेसन देखोगे तो तुम्हारे मन में इतना तो तुम्हें याद आ ही जाएगा कि हाँ एनी बेसन पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये तो है नहीं एनी बेसन ने कांग्रेस बनाई थी, ये तो याद आएगा नहीं। अब बॉम्बे देखोगे तो बॉम्बे से क्या याद आएगा कि बॉम्बे ने कांग्रेस को बनाया था, है यही तो याद आएगा ना कि बॉम्बे में पहले सेशन हुआ था। तो और इस तरह से आपके शॉर्ट में तुरंत सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। पहली भारतीय महिला कौन इसकी अध्यक्ष बनी थी? सरोजनी नायडू। इसकी फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। इनको हम भारत कोकिला या फिर नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये हमारी देश की पहली फीमेल गवर्नर भी थी, पहली महिला राज्यपाल भी थी, फीमेल गवर्नर। किस राज्य की थी आप बताएंगे? उसी राज्य की थी जहाँ पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। और इसमें क्या याद आना चाहिए आपको? इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आज़ाद हो रही थी तब इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखना JB कृपलानी, आज़ादी के समय इसके प्रेसिडेंट थे। JB आचार्य कृपलानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, बस आपको इसके अराउंड सारी चीज़ें लिख लेनी है। अब यहाँ पे जब ये कांग्रेस बनी थी तो इसके बनने पे कुछ थ्योरी दी गई थी, जैसे एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आई थी कि सेफ्टी वॉल्व के तौर पे कांग्रेस को बनाया गया है। ये किसने बोला था? किसने जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी थी? किसने लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी दी थी? यहाँ नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ठीक है। और कभी कभी यार मुंह से गलती से चीज़ें गलत निकल जाती हैं, मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और गलती से कुछ और निकल जाता है, तो आप कमेंट में बता दिया करो, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। और आपको पता है यार 20 क्वेश्चन हम लोग कितने सारे फैक्ट कवर करते हैं, ठीक है। आई थिंक हम लोग के टोटल मिला के 150-200 फैक्ट तो हो ही जाते हैं मेरे क्लास में, तो 1-2 कभी निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अगर कभी होता तो आप कमेंट बता दिया करो, ठीक है। चलो, तो सेफ्टी वॉल थ्योरी की अगर बात करें तो ये सबसे पहले दी थी लाला लाजपत राय ने, ठीक है। लाला लाजपत राय जी ने दी थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें RP दत्त जी ने दी थी। और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये मतलब ये दिया था कि सेफ्टी वॉल मतलब कांग्रेस ऐसी फर्जी टाइप है, मतलब ऐसे सेफ्टी वॉल के तौर पे बनाया है इसको, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि कांग्रेस का जन्म एक कॉन्स्पिरेसी से हुआ है, ये RP दत्त ने बोला था, मतलब ये बोला था, ठीक है। और इस समय कौन था वॉइस रॉय, ये पता होना चाहिए। तो डफरिन था, डफरिन इस समय जो है वॉइस रॉय था, ठीक है। और डफरिन ने कांग्रेस को अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था। और कांग्रेस का फॉर्मेशन का तात्कालिक कारण कभी कभी पूछ लेता है, इमीडिएट कॉज क्या था इसके फॉर्मेशन का? तो इमीडिएट कॉज था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। ये हुआ था 1883 में, कांग्रेस के बनने से 2 साल पहले, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी क्या कि भाई जो इंडियन जजेस हैं वो ब्रिटिशर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, उनका भी ट्रायल, ब्रिटिशर्स का ट्रायल इंडियन जजेस के अंडर में भी चल सकता है। तो ब्रिटिशर्स ने इसका अपोज़ किया, ये इरविन जी लाए थे, अपोज़ किया, तो ये कभी आ नहीं पाया, ठीक है। तो इस वजह से मतलब इंडियंस को काफ़ी गंदा लगा कि मतलब इतने ही तुम लोग क्या खुद को बहुत ऊपर समझते हो क्या? तो ये जो है इसी वजह से इमीडिएट कॉज। अब याद तो कांग्रेस से और भी बहुत आ रहा है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो चलिए जल्दी से बता ही देते हैं, ठीक है। थोड़ा बात आएगी तो कर लेते हैं। तो इसका डिवीज़न कब हुआ था?
तो याद रखना कांग्रेस में डिवीजन हुआ था 1907 में, 1907 में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल नरम दल सूरत सेशन, सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी बोस, नहीं रास बिहारी घोष, ठीक है। बोस तो बाद में आएंगे आज़ाद हिंद फौज के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। तो ये जो है इन्होंने प्रिसाइड किया था। और दो हिस्सों में वो तो पता होगा आपको, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल गरम दल। और फिर से दोनों एक आ गए थे, ठीक है। रीयूनियन हो गया था। रीयूनियन कब हो गया था? ये हो गया था 1916 में, 1916 में जो हुआ था लखनऊ में सेशन हुआ था। ये किसने प्रिसाइड किया था? ये अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। अंबिका चरण मजूमदार ने सेशन को प्रिसाइड किया था। और ये जो है बाल गंगाधर तिलक तभी जेल से छूट के आए थे। 1916 में होम रूल लीग बनी थी, हमने देखा था, एनी बेसेंट ने बनाई थी, और उन लोगों ने इन दोनों के रीयूनियन में काफ़ी मदद करी। साथ ही साथ याद रखिएगा, मुझे याद आ रहा है कि लखनऊ में ही एक पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। लखनऊ सेशन ऑफ, इसी अधिवेशन जिसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नरम दल और गरम दल एक साथ आए थे, वहीं पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जिसको हम जानते हैं। और इसीलिए आखिरी चीज़ बता रहा हूँ कि सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, किसको, जिन्ना को फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बोला था, समझ रहे हो, ठीक है। उनको पता थोड़ी ना था कि इतना क्या ही बोला जाए इसके बारे में, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द निकल रहे हैं लेकिन उनको निकाल नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। तो फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला था इसको, है ना, नायडू जी ने। तो आंसर क्या होगा? तो मुझे पता है काफ़ी आप गुस्सा रहे होंगे, मतलब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए पूरा मतलब 2 पन्ने भर डाले आपने लेकिन अभी आपको लगता है कांग्रेस से कोई क्वेश्चन आएगा और आपसे बच जाएगा? नहीं बचेगा, ठीक है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने कर ली हैं। अब फिर पूछने को तो एसएससी है, कुछ भी पूछ सकता है ना, जैसे बोलते हैं ना नारी है, कुछ भी कर सकती है, तो उसी तरह, ठीक है। बाकी गर्ल्स यहाँ पे ऑफेंड नहीं, कोई भी ऑफेंड मत हुआ करे यार। एक भाई साहब का मैं कमेंट देख रहा था, पता नहीं उन्होंने क्यों बोल दिया कि आर यू मुस्लिम, पता नहीं, मतलब लेक्चर नंबर 5th या 6th अभी तक नहीं बोला, और पता नहीं भाई साहब को ऐसा क्या लग गया कि भाई आर यू मुस्लिम। तो ये ऑफेंड मत हुआ करो, बस थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो संविधान कारखानों और खानों जैसी खतरनाक नौकरियों में डैश वर्ष से कम आयु बच्चों को के नियोजन को मना करती है। तो कौन सा आर्टिकल है ये? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो ये 14 साल तक के बच्चों को वो मना करता है, ठीक है, 14 ईयर्स तक के, ठीक है। और ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर 24। 23 क्या बात करता है? 23 बात करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कि खरीद फरोख्त इंसानों की, और बेगारी बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है। ये सब 23 प्रोहिबिट करता है। 23 और 24 दोनों मिलकर क्या बनते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार बनते हैं, ठीक है। और 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन देना, ये कौन से आर्टिकल में अनुज? ये आर्टिकल नंबर 21A में है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 86th अमेंडमेंट से। आप ये बताएंगे 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी तो यार फंडामेंटल राइट्स रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं ना, अभी सबको सब कुछ पता। जैसे 20 में बताओ क्या है? तो 20 में क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, जब आप क्राइम कर देते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रोटेक्शन मिलती हैं, संरक्षण मिलता है। जैसे कि आपको आपके खिलाफ गवाही नहीं दिलाई जा सकता, एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकता है, और उस समय जो लॉ कह रहा होगा, कानून कह रहा होगा, जो सज़ा दे रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी, ठीक है। 22 क्या बोलता है? 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अगर आपका प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, 2 तरह के डिटेंशन होते हैं, उसके अगेंस्ट ये जो है कुछ प्रोटेक्शन हमें देता है, ठीक है। 23-24 देख लिया है। 19 के अंदर कितने मौलिक अधिकार हैं? 19 के अंदर 6 अधिकार हैं, जैसे कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल, मतलब कहीं पे भी आप रह सकते हैं। राइट टू मूवमेंट है, और एक चीज़ याद रखना, राइट टू मूवमेंट, कहीं भी भारत की टेरिटरी में आना जाना 19 अनुच्छेद के द्वारा हमें अधिकार मिलता है। लेकिन विदेश जाना और विदेश से भारत लौटना, ये अनुच्छेद 21 बात करता है। अनुच्छेद 21 और किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीवन जीने का अधिकार, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी 18 टाइटल को एबॉलिश करता है, 17 छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है, 16 जो होता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जो रोजगार होता है सरकारी रोजगार, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। 15 डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करने की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है,
कौन से ग्राउंड में? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ में लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। और 14 आप जानते हैं ये इक्वालिटी की बात करता है। 2 तरह की इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। हु इन द अर्ली 11th century द चोला किंग Rajendra I built a Shiva temple and filled it with a sun pedestal seized from 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल राजा राजेंद्र वन ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे डैश से प्राप्त सूर्य पीठ से भरवा दिया। वकटाकास, कलिंगास, पालास या फिर चालुक्यास। तो राजेंद्र वन की जो सबसे मेजर जो विक्ट्री मानी जाती है वो चालुक्य के खिलाफ मानी जाती है। ठीक है, चालुक्यास के खिलाफ मानी जाती है। चालुक्य जो किंग थे ये आपके जयसिम्हा सेकेंड थे। ठीक है, जयसिम्हा द्वितीय थे जिनको हराया था। ये था बैटल ऑफ मस्की में इनको हराया था, मस्की के युद्ध में हराया था। ठीक है, वैसे हराया तो महिपाल को भी था जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे, लेकिन इनको हरा के सन पेडेस्टल्स को सीज किया था और शिव टेम्पल में वो किया था। अब शिव टेम्पल और चोला देख के टेम्पल भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, जिस तरह वो हमारा सुनील शेट्टी अपनी अंजलि को नहीं भूल सकता है उसी तरह हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज करना नहीं भूल सकते हैं। तो राजेंद्र वन के बारे में देखते हैं जल्दी से। चोला के बारे में सब कुछ रिवाइज करते हैं, मैं लिखूंगा नहीं यार। ठीक है, लिखूंगा नहीं, आप भी आराम से बैठ के सुनो। चोला के बारे में क्या क्या पढ़ा? विजयलय इसका फाउंडर था। ठीक है, संगम एज से बिलोंग करता था। टाइगर इसका सिंबल था और नेवी के लिए जाना जाता था, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था। वेटी और कदमई इसके 2 टैक्सेस हैं। वेटी बॉन्डेड लेबर के फॉर्म में था। कदमई आपका ये फ्यूड एक तरह से वो टैक्स था कि आप जो लैंड से जितना आप उगाएंगे वो आप देंगे कदमई के फॉर्म में। ठीक है, और हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि इनके जो टेम्पल्स हैं, ग्रेट लिविंग आर्किटेक्चर्स हैं, बहुत फेमस हैं। जैसे कि सबसे पहला बृहदेश्वर टेम्पल बनाया तंजावुर में, जिसको राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। किसने बनवाया? राजेंद्र वन के पप्पा ने बनवाया। राजा वन ने बनवाया। राजा चोला वन। ठीक है, राजा वन बोलो या फिर राजा चोला वन, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मतलब थोड़ा सा कोशिश की श्रीलंका तक पहुंचने की, लेकिन पूरा कैप्चर कर नहीं पाए। जो किया उनके बेटे राजेंद्र वन ने, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और राजेंद्र वन ने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया। कहाँ बनवाया? ये इन्होंने बनवाया गंगईकोंडा चोलापुरम में, बिकॉज गंगईकोंडा चोलापुरम इन्होंने सिटी स्टैब्लिश करी थी और इन्होंने उसी को फिर कैपिटल भी बना दिया। ठीक है, चोला का गंगईकोंडा चोलापुरम। ठीक है, और इन्होंने वो टेम्पल बनाया जो शिव भगवान को, सारे टेम्पल शिव भगवान को डेडिकेटेड थे। ठीक है, और इन्होंने ये भी किया जो अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और सिटी ऑफ पूहड़ किस चोला किंग रूलर ने स्टैब्लिश करी? करई काल ने उसको स्टैब्लिश किया था, सिटी ऑफ पूहड़ को। और हमने क्या देखा है? और हमने ये देखा था कि जो एक ऐरावतेश्वर टेम्पल था उसको किसने स्टैब्लिश किया था? उसको स्टैब्लिश किया था राजा सेकेंड ने, द्वितीय ने। क्लियर हो गया, सारा रिवाइज हो गया। अब क्या कुछ लिखना पड़ा? नहीं लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि सब पढ़ चुके हैं, लेकिन सब कुछ रिवाइज हो गया। ठीक है, यही फ़ायदा। और अब क्या कुछ लिखना पड़ा? क्या जोर पड़ा? बिल्कुल नहीं है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज वॉज नॉट हेल्ड बाय द पोएट हरिसेन? इनमें से हरिसेन किसका कोड पोएट था? जल्दी से रिकॉल करो। तो कौन सी पोस्ट इसने, हरिसेन ने काफ़ी पोस्ट हेल्ड कर रखी, तो उसमें से कौन सी नहीं थी? तो हरिसेन किनका कोड पोएट था? तो समुद्रगुप्त जी का समुद्रगुप्त जी के ये कोड पोएट थे, है ना, समुद्रगुप्त। सब कुछ रिकॉल करो इनसे, जरा भी रिकॉल करवाते हैं तुमसे। हरिसेन महादंड न्यायक, यानी कि दंड देते थे, जुडिशियल ऑफिस हेल्ड करते थे। बिल्कुल। संधि विग्राहिका, यानी संधि करते थे, यानी जब युद्ध हो जाता तब संधि होती है ना, ट्रीटी होती हैं। तो यानी कि ही वॉज दी ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस से मुझे याद आ रहा, वॉर एंड पीस किताब किसने लिखी थी, जरा बताइए। ठीक है, कुमार अमत्य मतलब कि है सबसे श्रेष्ठ, ये एक तरह से मिनिस्टर थे, वो ये पोस्ट है। नगर श्रेष्ठी नहीं होल्ड करते थे ये। ठीक है, वॉर एंड पीस पहले बता देते हैं, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। समुद्रगुप्त, याद करो क्या क्या, गुप्त डे से बिलोंग करते थे। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया था आफ्टर पुलाकेशिन II, जो कि चालुक्य वंश का रूलर था। ठीक है, ये कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाए गए हैं। हरिसेन जो इनके कोड पोएट थे, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक एक इंस्क्रिप्शन किया था, प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने समुद्रगुप्त की रिगार्डिंग देखी थी। आगे बढ़ते हैं। और राजेंद्र चोला वन को, जिन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से कैप्चर किया, उनको हम नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर इन तमिलनाडु? कर रखा है क्या? नोट करना पड़ेगा? भी नहीं करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो न्यू ईयर इन तमिलनाडु, पुथांडू। उगाड़ी कहाँ मनाया जाता है? ये आंध्रा में। ठीक है, बताए थे जो आपका ये क्या बोलते हैं यार इसको, आंध्रा को, उसको केरला को मलयाली बोलते हैं, और इसको याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया
आंध्रा रीजन में पोंगल। पोंगल ये न्यू ईयर का फेस्टिवल नहीं है, पोंगल आपका केरला में मनाया जाता है, लेकिन ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। और करियाला बोल रहा हूँ, केरला का जो न्यू ईयर है वहाँ पे वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, याद करो, विशु, ठीक है, विशु रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओनम तमिलनाडु में, बट अगेन ये आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बाकी भी हम जल्दी से रिवाइज़ करते हैं, रिवाइज़ करो कहाँ कहाँ का रिवाइज़ करना है। मराठा, जो आपका मराठी रीजन है, ठीक है, वहाँ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, पंजाब में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, लद्दाख जो तिब्बतन रीजन है वहाँ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, पारसी किस तरह से मनाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको मुस्लिम्स का भी बताया था, ठीक है, मुस्लिम्स किस रूप से सेलिब्रेट करते हैं। और आपको बताना है क्या बताना है। और हम लोगों ने किस किस का पढ़ा था, आपको याद आ रहा है कुछ, मैंने बताया था आपको, हाँ, बंगाल का भूल रहे हैं, ठीक है, बंगाल का आपको बताना है। अब ये नोट नहीं करना है क्योंकि नोट तो हो ही गया ना पहले से। मराठी रीजन में कैसे मनाते हैं, गुड़ी पड़वा, पंजाब में बैसाखी, लद्दाख में लोसार, पारसी कम्युनिटी में पारसी मनाते हैं इसको किस तरह से, नवरूज़ फेस्टिवल, ठीक है, नवरूज़ फेस्टिवल, NOWRUJ, ठीक है, फिर Z। मुस्लिम्स किस तरह से मनाते हैं, हिजरी, और हिजरी मतलब मैंने आपको कहता था पहला दिन किसका, मुहर्रम का, मुहर्रम, ईद अल आधा भी बोलते हैं, ईद अल आधा, ठीक है। बंगाल में पॉइला बैशाख, ठीक है, पॉइला बैशाख, ठीक है। और असम में तो भूल ही गए, असम में, अब ये क्यों मैं इतनी सुंदर हैंड राइटिंग से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले बहुत ही अति सुंदर राइटिंग से लिख चुका हूँ, है ना। तो इसको मनाते हैं रंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू के रूप में, रंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू। और जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो उसको किस रूप से मनाती है, रोज हसाना, याद करो, रोश हसाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, तेलुगु बोलते हैं, अब एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, आंध्रा रीजन को तेलुगु रीजन बोलते हैं, ठीक है, तेलुगु। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और आंध्र प्रदेश से रिगार्डिंग मुझे एक चीज़ याद आ रही है जो आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन दी लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था जो 1953 में भाषा के आधार पर बना था, लेकिन फॉर्मल तरह से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत वो 1956 में बना था, ठीक है, लेकिन भाषा के आधार पर 1953 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो भाई कॉटन, जूट तो सबको पता है, लिनन भी एक तरह का प्राकृतिक ही आपका होता है जो गर्मियों वगैरह में काफ़ी पहना जाता है। आंसर होगा इसका रेयॉन, ठीक है, रेयॉन नेचुरल नहीं होता है, ये आर्टिफिशियल फाइबर होता है, ठीक है। बाकी जूट से तो याद आना ही चाहिए आपको कि जूट जो है जिसको गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया इसका प्रोड्यूसर है, इंडिया इसका जो है टॉप प्रोड्यूसर, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं पहले ही, ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो ये सबसे टॉप एक्सपोर्टर है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है ये। इसके लिए जो प्री मानसून शावर आते हैं ना, जैसे जो हमारे नॉर्थ वेस्टर, काल बैसाखी, बरदौली, चीरा, बहुत अच्छे होते हैं इसके लिए, ठीक है। और कॉटन के रिगार्डिंग तो हम देख चुके हैं सबसे बढ़िया कौन सी सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देर आर डैश मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कितने मुख्य प्रकार के होते हैं, 2, 5, 4, 3, ये भी हम लोग अगर आपको याद हो कर चुके हैं। मैंने आपको 2 सेल डिवीजन बताए थे, एक तो बताया था माइटोसिस और दूसरी बताया था मीओसिस, ठीक है। तो माइटोसिस क्या होता है, जहाँ पे एक जो सेल है पेरेंट सेल वो 2 डॉटर सेल में बदलती है। मियोसिस में क्या होता है, एक जो पेरेंट सेल होती है वो 2 डॉटर सेल में बदलती है। ये दो डॉटर सेल्स बनी है, फर्दर 2 डॉटर सेल्स में बनेंगी, यानी कि एक जो पेरेंट सेल है वो टोटल 4 डॉटर सेल्स में बनती है। तो ये 2 तरह के हमारे सेल डिवीजन होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पे सेल से आपको क्या याद आना चाहिए, रिवाइज करें जल्दी से, चलो करते हैं, आंखें बंद करो, रिवाइज करो, मेरे वर्ड्स को सुनो, ठीक है। तो सेल जो है 2 तरह की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो होती है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक वो होती है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडो और प्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। फिर सेल में बॉडी गार्ड होता है, बॉडी गार्ड 2 हैं, तो एनिमल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, या तो फंजाई की सेल है, या फिर एल्गे की सेल है, ठीक है, 2 है। दूसरी वाली बॉडी वो होती कौन सी, दूसरी वाली लेयर, दूसरा वाला बॉडी गार्ड कौन सा है, एक बॉडी गार्ड तो सबके पास है, चाहे किसी की भी सेल हो, वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो हमारे एनिमल सेल में देखने को मिलती है। लेकिन सेल वॉल एक्स्ट्रा होती है, सेल वॉल प्लांट सेल में वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी सेल में या फिर किसी और की में भी लिग्निन और प्रोटीन की बनी होती है। अंदर जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, धंधा कर रहा है वो, और उसके 2 बच्चे हैं, रफ और स्मूथ। रफ किसका सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का, किसका उसमें क्या होता है, राइबोसोम होता है। स्मूथ किसका करता है, फैट्स और लिपिड्स का करता है। फिर स्टोर कहाँ पे होता है, गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी बॉडीज़ में होता है। इन गोल्गी एपरेटस को बनाता कौन है, इस गोल्गी एपरेटस में बनता क्या चीज़ है, अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले इसने स्टोरेज और डिस्पैचिंग का काम कर दिया,
ठीक है। और ये गोल्गी apparatus जो है लाइजोसोम को बनाता है। लाइजोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं और ये वेस्ट डिस्पोजल के लिए हेल्प करता है। और इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जिससे पूरी सेल को मार डालता है अगर कोई काम करता हुआ नहीं पाया गया तो। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और इसमें वैक्यूल होता है। वैक्यूल प्लांट सेल एनिमल सब में होता है, लेकिन वैक्यूल होता है बड़ा होता है किसमें, प्लांट सेल में, और वो टर्जिडिटी और रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और वो एटीपी का निर्माण करता है जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। और प्लास्टिड होते हैं जो प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड दो ऐसी चीज़ें हैं जो खुद का डीएनए और राइबोसोम बनाती हैं। और एक बड़े थे पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम से क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स। खत्म हो गया। आप कभी भूलोगे ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आंख बंद करके बताई। इसी तरह आंख बंद करके मैंने पूरा घुसा, मैं सेल के अंदर घुसा, मुझे बॉडीगार्ड मिले, फिर मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सामने वो ऐसे विजुलाइज करके आपके मन में भी चीज़ें चलनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ऐसे समझेंगे आराम आराम से होता रहेगा तो देखो भाई मैं उस तरह से नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको आराम आराम से। ठीक है, आराम आराम से मैं तब पढ़ाऊंगा पहली बार में, दूसरी बार में, फिर उसके बाद ऐसे खटाखट रिवीजन होगा, रैंडम रिवीजन होगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये रैंडम क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी इसका रीज़न मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, एक साइंटिफिक स्टडी में तुम्हें दिखाऊंगा, अभी नहीं। जब तुम खुद बोलोगे कि सर ये रैंडम पढ़ना ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल हो रहा है, बहुत लोगों के लिए 90% लोग यही कमेंट करते हैं, लेकिन जो कुछ लोगों को थोड़ा सा है कि सर टॉपिक वाइज पढ़ाइए, टॉपिक वाइज क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ उसका भी अभी मैं आपको साइंटिफिक बैकिंग के साथ आऊँगा। ठीक है, चलो ऐसे ही मैंने ये चीज़ स्टार्ट नहीं करी है। तो ट्राइलेटरल एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार हेल्ड इन कहाँ पे हुई है ये, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर नॉर्थ बंगाल। तो त्रिशक्ति प्रहार ये हमारी खुद की किसी दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं हुई है, हमारी इंडियन नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स है इनके बीच में हुई है, नॉर्थ बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और बात करते हैं जल्दी से, गरुड़ एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है। गरुड़ शक्ति होती है इस एक तरह इसी की एक्सरसाइज, गरुड़ शक्ति अभी हुई थी। एक होती है एक्सरसाइज डस्टलिक होती है, एक होती है आपकी युद्ध अभ्यास होती है। ठीक है, युद्ध अभ्यास। ठीक है, चलो तो गरुड़ एक्सरसाइज अगर हम बात करें किसके साथ करते हैं, हम फ्रांस के साथ, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। गरुड़ शक्ति ये हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, याद रखिएगा इंडोनेशिया, और इसकी कैपिटल नई कौन सी है जरा ये बताइए मुझे। ठीक है, डस्टलिक्ट हम करते हैं उज़्बेकिस्तान ताशकंद में ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनफॉर्मल तरह से बनी थी 1920 में, लेकिन फॉर्मल तरह से 1925 में कानपुर में बनी थी। युद्ध अभ्यास हम करते हैं यूएसए के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए अब हमें 5 याद रखनी है, मतलब 4 याद रखनी है, गरुड़ शक्ति, डस्टलिक, युद्ध अभ्यास। फिर आगे हम कोई और एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का, इंडियाज़ फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड इन, भारत की पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ इनॉग्रेट की गई। आपकी अरुणाचल में, त्रिपुरा में, लद्दाख में, फिर सिक्किम में। तो पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी निकल के आई ये त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर बी। कैपिटल क्या है, अगरतला। क्या यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है जरा ये बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अरुणाचल में कल क्वेश्चन पूछा था देश का पहला एक्वा पार्क, तो उसका आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, देश का पहला, हाँ हमारी वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल करी गई, वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक। और वर्ल्ड की पहली हमारी जियो हेरिटेज साइट मामलू केव्स, कई बार बता चुका हूँ, मेघालय में। ठीक है, हमारे देश का 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे आया, 53rd टाइगर रिजर्व कहाँ पे आया ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वैदिक क्लॉक याद रखना उज्जैन में वो सेटअप करी गई। उज्जैन जो है महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, ये तो खैर नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि चंबल की सहायक नदी है। चंबल सिंध बेतवा केन, किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना किसकी, गंगा की। तो चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की है। 53rd टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। सिक्किम में 2 हमारे दर्रे हैं जो हमें पता होने चाहिए, 2 पासेज है, नाथुला और जेलेपला, 2 दर्रे हैं। ठीक है, नाथुला और जेलेपला हमारे 2 यहाँ पे पासेज हैं। अरुणाचल में हम बात करें पासेज की, तो यहाँ पे बूमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू। ठीक है, बूमला, बूमडिला, यंगयप, ठीक है, और दीफू। और कल मैंने हिंट भी दिया था जब इसके रिगार्डिंग पूछा था देश का पहला एक्वा पार्क, ये जो है 3 देशों से घिरा हुआ। 3 देश कौन से हैं, एक तो चाइना है, एक तो म्यांमार है, और तीसरा कौन सा है, भूटान। ठीक है, भूटान से ये जो है घिरा हुआ है। और उसी तरह सिक्किम भी 3 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पे कौन सा है, भूटान, यहाँ है नेपाल, ऊपर हो चाइना, और इसके नीचे कौन सा राज्य है, इसका नीचे है वेस्ट बंगाल के सिर पे बैठा हुआ है ये। तो ये हमारा राज्य है वेस्ट बंगाल। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए, 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला जाएगा। ठीक, चलिए भाई आज का सेशन होता है ख़त्म। और भाई लाइक कर दिया करो, है ना, शेयर तो तुम करोगे नहीं मुझे पता है, तुम लोग मैं कमेंट देखता रहता हूँ भाई, शेयर मत कर देना, कोई शेयर मत करना। ठीक है, मतलब यार
लाइक तो कर ही सकते हो थोड़ा, है ना, मोटिवेट तो इतना तो मोटिवेशन दे ही सकते हो, शेयर करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी है। बाकी ये है कि रिवीजन करते रहो, और जो अभी तुम्हें दिक्कत आ रही है ना नोट्स बनाने में और हार्डवर्क जो डल रहा है, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट होगा, ठीक है। आप इन फ्यूचर भी कोई जीके के एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में बैठेंगे जहाँ पे जीके आती होगी, वो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। यू विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू दीज लेक्चर्स, ठीक है, कि भाई इनसे हमारा क्या था, एक होलसम कवरेज चीज़ें चलती गई। क्योंकि जीके में देखो, इन एग्ज़ाम्स के लिए एकदम शुरू से ये पढ़ेंगे वो मेरे अकॉर्डिंग उतना फ्रूटफुल नहीं है। और यही कारण है कि आप आप में से काफ़ी लोग पेड बैच जो कमेंट करते रहते हैं कि सर हम पेड बैच में थे, उतना नहीं सीख पाए जितना हमने 10 लेक्चर्स में सीख लिया, तो वो यही कारण है, ठीक है। अभी उसकी मैं साइंटिफिक आपको एक किसी दिन बैकिंग दिखाऊंगा कि ये मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, इसका साइंटिफिक रीज़न है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। पीडीएफ आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, धन्यवाद।